तो हमारा ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंशियल C इक्वल टू Q अपॉन V। कितनी चीजों पर डिपेंड करता है? साइज एंड शेप। सेकंड किस पे करेगा? प्रेजेंस ऑफ बोलो बेटा, प्रेजेंस ऑफ। दूसरा किस पे करेगा? सराउंडिंग, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, या ये भी बोल सकते हो। प्रेजेंस ऑफ, दोनों अलग अलग पॉइंट है। एक में कंडक्टिंग बॉडी, जैसे हमने ये बात की शेप और साइज वाली, कि जितनी बड़ी शेप और अलग अलग साइज की बात करें, जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। और शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इंसुलेटिंग लेते हो या कंडक्टिंग लेते हो, स्फेरिकल लेते हो या किस वे में करते हैं ना। तो उस तरह से दोनों बातों पे डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग। और थर्ड किस पे डिपेंड करेगा? थर्ड बोलो, बताओ बच्चों, बताया था प्रेजेंस ऑफ, बोलो, 3 पॉइंट बोले थे। एक में हमने सराउंडिंग की बात की, बताओ सर पाथ ऑफ मीडियम, प्रेजेंस ऑफ मीडियम की तो बात कर ली, मीडियम से मतलब सराउंडिंग ही है, या ये भी बोल सकते हो परमिटिविटी, कंडक्टर, कंडक्टिंग बॉडी, अदर कंडक्टर, कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी, ये भी बोल कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी। तो इस तरह से 3 चीजों पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। इसके बाद भी कुछ फैक्टर और भी हैं कि अगर हम दूसरी बॉडी को देखो, अब इसकी प्रिंसिपल के ऊपर भी बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक चीज कल भी शायद किसी बच्चे ने मुझसे पूछा, सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर में डिफरेंस क्या होगा? देखो, रेजिस्टेंस एक नेचर है बॉडी की, एक फिनोमिना है उसका कि वो अच्छा काम करे बुरा करे। तो रेजिस्टेंस क्या है कि उसकी वो नेचर है कि जो किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस एक नेचर है। और वो नेचर क्या है, या ये बोलो फिनोमिना है कि वो क्या करता है कि करंट फ्लो होता है आराम से, मान के चलते हैं करंट फ्लो होता है, इस करंट को ये फ्लो होने से ब्लॉक करता है, मींस इसको अपोज करता है फ्लोटेशन को। तो करंट की फ्लोटेशन को जो नेचर बॉडी की अपोज करेगी, दैट इज रेजिस्टेंस। और जिसमें जिस बॉडी में ये नेचर होती है उसका हमने क्या नाम दिया है? रेजिस्टर। ये बात ठीक ऐसे है, सब बच्चे अच्छे भी हैं और बुरे भी होते हैं, किसी के लिए वही बच्चा अच्छा है, किसी के लिए वो बुरा है। जैसे मान के चलते हैं कि एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से पैसे ले लेता है, लेकिन जब वो मांगता है उसको देता नहीं। तो जिसने जिससे पैसे लिए उसके लिए वो कैसा हो गया? ना देने पर, है ना, कैसा बच्चा हुआ उसके लिए? बैड। लेकिन जिसको उसने पैसे दिए, जिसकी हेल्प की, अब उसने क्या किया? एक बच्चे से पैसे लिए, उसके पास खुद तो थे नहीं, तो दूसरे से लेके और तीसरे को दे दिए, उसको जरूरत थी, नीड थी। तो जिसको दिए, जिसकी हेल्प की, उसके लिए वो गुड है, अच्छा है। और जिससे लिए, जिसको वापस नहीं लौटा है, उसके लिए वो बुरा है। तो ये जो नेचर अच्छा बुरा है ना, आपने अच्छा बुरा किस लिए नाम दिए उन्हें? उनके वर्क की वजह से। उसी तरह से रेजिस्टेंस भी क्या है? उसकी फिनोमिना है, उसकी वर्क करने की एक नेचर है कि वो वर्क कैसा करता है। तो वर्क क्या है? रेजिस्टेंस किस तरह का वर्क है कि करंट की फ्लोटेशन को अपोज करना, और जो इस वर्क को करेगा उसका नाम हमने क्या दिया? रेजिस्टर। उसी तरह से 10th क्लास में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसी तरह से अब हमारे 2 वर्ड हैं, क्योंकि इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं कभी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये होता क्या है, कैपेसिटेंस और दूसरा नाम मैंने बोला कैपेसिटर।
घर में इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। अक्सर सुना होगा कि फैन का ये कंडेंसर खराब हो गया जिससे उसकी स्पीड कम हो गई, तो कैपेसिटर ही होता है वो जिसको कंडेंसर बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस क्या करता है, आखिर कैपेसिटेंस कैसी है वर्क करने की, किस तरह के वर्क की नेचर है कि चार्ज को अपने अंदर होल्ड करने की नेचर है, अपने अंदर चार्ज को ग्रिप करने की नेचर है कि कितना वो चार्ज अपने अंदर कंजर्व कर सकता है। ऊपर में बटन लगवाऊंगी। एक यू क्यों बंद कर दिया? गुंजन, ये कौन बोल रहा है? सृष्टि। मैं पेंसिल शॉप करने गई थी। सृष्टि बेटा, मैंने पहले बोला जब घर में कुछ बात करते हो तो म्यूट कर लिया करो अपने आप को। आवाज आ गलती रही से है? माइक। हाँ, वो ध्यान रखा करो इन बातों का। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो और सभी सुनेंगे, फिर तुम्हारी मजाक होगी फिर। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में कभी मन में आए तो ये कंफ्यूज ना हो ना कि सर कभी कैपेसिटेंस बोलते हैं कभी कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटेंस उसकी नेचर है, लेकिन जिसमें नेचर है जो वर्क ऐसा करता है, कैसा वर्क, चार्ज को अपने अंदर रखने का, उसको हमने क्या नाम दिया? कैपेसिटर। कैपेसिटेंस बोलूंगा उसकी नेचर को बोलूंगा कि उसकी इतनी नेचर है, उतना कैपेसिटेंस है, इतना वो चार्ज अपने अंदर रख सकता है। देखो कैपेसिटेंस क्या मतलब होगा कि कोई भी बॉडी अपने अंदर कितना चार्ज कंजर्व कर सकती है, रख सकती है, होल्ड कर कितना करती है, या ये बोलूं कितना कैपेसिटेंस है इसका। जैसे अब हम बोल देते हैं कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की। अब वर्क कैसा करना है कैसा नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में हमें पता है कि वो वर्क कैसा करेगा, अपने अंदर चार्ज को रखेगा। तो चार्ज को रखने की नेचर क्या होती है? कैपेसिटेंस। और जिसमें ये नेचर होगी उसका नाम कैपेसिटर। तो कंफ्यूज मत होना मेरे बच्चों, याद रखना है दोनों वर्ड। तो अब हमने बात की कैपेसिटेंस की। यहाँ पे तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर में डिफरेंस याद रहेगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले। देखो मैथमेटिक्स क्या करता है, चीजों को इजी करता है कि कोई बोले कि कितना कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन लग सकती हैं। तो जब हम मैथ अप्लाई करते हैं अपनी थ्योरी में, उससे फॉर्मूले बनते हैं। आवाज तो आ रही है ना बच्चों? ईशा? यस सर। ठीक। तो ये सारी कंडीशन है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अभी आपने पढ़ा साइज, शेप। साइज अगर बड़ा होगा ज्यादा रहेगा, सीधी सी बात है। बड़ा साइज होगा तो चार्ज ज्यादा रह सकता है। स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है, इस किस तरह से। प्रेजेंस ऑफ सराउंडिंग, या ये बोल सकते हो डिपेंड किस पे करता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सराउंडिंग का मतलब मीडियम से है यहाँ पे कि उसके पास में वैक्यूम है या कोई दूसरा मीडियम है। तीसरा डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टिंग बॉडी, कि अगर हम पास में कोई बॉडी को रखते हैं तो क्या इससे इसका कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, बढ़ता है, घटता है। ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो देखना है मेन फॉर्मूला यही रहेगा जो मैंने लिखा है। हाँ, कुछ बॉडी के लिए इसका फॉर्मूला और भी कुछ दूसरी टर्म्स में भी आएगा, लेकिन मेन यही रहेगा कि C इक्वल्स टू टोटल चार्ज, कितना उसके अंदर चार्ज है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या पोटेंशियल कितना है उस बॉडी का। अकेली बॉडी तो पोटेंशियल, और अगर कुछ बॉडी ऐसी भी बनाते हैं हम, इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उसमें एक बॉडी ना होकर दो अलग अलग बॉडी है, और उसका बोला जाता है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। जैसे अभी अकेली बॉडी है तो C इक्वल टू Q अपॉन B, B से मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इसका किसी पॉइंट पर, इसका भी फिलहाल कितना पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं पास में किसी दूसरी बॉडी को रखता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात आएगी। अगर अकेली थी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मतलब याद एक ही रखो कि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस बॉडी तक लेके आने के लिए जो वर्क करते हैं यूनिट चार्ज को, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे दूसरी भी प्लेट आती है और आप बोलते हो कि इन दोनों का कैपेसिटेंस अब कितना है। और इस तरह की स्ट्रक्चर अगर मिलती है, दो प्लेट हमें मिले और दोनों प्लेट किस वे में रहे? पैरेलल वे में। हेलो बच्चों, एक बात याद रखना, अभी हमारा टाइम 23, ये 10 मिनट में बोल रहा है कि टाइम खत्म हो जाएगा। आज दोबारा भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है?
अरे समझ आ गया सभी को? आवाज आ रही है? दोबारा से कनेक्ट करना है? Yes, sir. ठीक है। अब दूसरी प्लेट रखने के बाद देखना यह है कि क्या कैपेसिटेंस कम होगा या ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला यही याद रखेंगे। और मैंने क्या बोला था कि C किस पे डिपेंड करता है? V पर। और V से मतलब कि जितना कम V उतना ज्यादा C। अब किस तरह से करेंगे? एक तरह से ये देखो कि V है क्या, उसकी वर्क करने की कैपेसिटी, मीन्स किसी यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए पोटेंशियल कितना है। अब जितना उसका कम पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, है ना। मान के चलते हैं अभी Q चार्ज है इस प्लेट के ऊपर, ठीक। और पोटेंशियल कितना है इसका? अकेली प्लेट का पोटेंशियल है V। अब लेकिन हमने यूनिट चार्ज को इस प्लेट तक लेके आना है। सपोज यहाँ पे है VB और यहाँ है VA, है ना। तो अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों प्लेट के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब डिफरेंस वर्ड कनेक्ट जोड़ा है मैंने। अभी तक पोटेंशियल था VA खाली अकेले के लिए, Q चार्ज है। जैसे ही मैं दूसरी प्लेट भी रखता हूं तो इस प्लेट को रखने से होता क्या है कि इसका पोटेंशियल कुछ कम हो जाता है। क्यों कम होता है इस प्लेट का? इसका इसलिए कम हो जाता है कि बाय इंडक्शन इस प्लेट के नियर सरफेस पर एक अपोजिट तरह का चार्ज इंड्यूस होता है, पैदा हो जाता है। पहले से था इस बॉडी में, पैदा कहां से हो गया कि इस बॉडी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉडी के अंदर जो एटम्स होते हैं, उन बॉडी कैसी है? कंडक्टिंग बॉडी बोला है। कंडक्टिंग बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं? ये केमिस्ट्री में आप बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आउटर सेल्स में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जैसे ही मिलती है ये अपनी सेल को छोड़ के निकल जाते हैं। एक लेवल के बाद, एक एनर्जी के बाद मान के चलो ये अपनी इस सेल में कितनी एनर्जी के साथ रह सकते हैं? बहुत थ्योरी में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में बहुत थ्योरी पढ़ी है। तो उस मान के चलो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ ये यहाँ पे चलते हैं। जैसे ही इससे ज्यादा एनर्जी होगी ये इसको एग्जिट करते हैं। तो एग्जिट करके कहाँ जाएंगे? बाहर। अब बॉडी कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग बॉडी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सब फ्रीली रैंडमली घूमते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो वो अभी कहाँ होंगे? जो बाहर निकले हुए हैं पहले से। हमने क्या किया? जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आया एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटर डायरेक्शन में, अवे डायरेक्शन है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के कहाँ चले जाएंगे? इस सरफेस पे। मीन्स यहाँ था, यहाँ सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ दौड़ते हैं। और तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक वो अपने अंदर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर देते। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो मैंने बोला है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मान के चलो यहाँ पे पहुंचता है जितना मैक्सिमम जा सकता है आगे, क्योंकि स्पेस खाली है, मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है, तो आगे नहीं जा पाता। लेकिन इसका मैंने ये भी बोला कि जरूरी नहीं कि रुक ही जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। अगर इसके ऊपर इतना चार्ज होता, इतना होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा वैल्यू का होता तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता, जो मैंने बता चुका। इसका एक एग्जांपल आपको, गुंजन क्या एग्जांपल बोला था बताओ? कि जब इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में भी दौड़ता है, किसी मीडियम की उसको जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा कोई एग्जांपल बोलो। गुंजन शर्मा, आवाज आ रही है? गुंजन, सर वो मीटिंग में नहीं है आज, है नहीं वो? अच्छा, नंदिनी तुम बोलो। एब्सेंट। नंदिनी बताओ बेटा कोई ऐसा एग्जांपल। चलो सुनो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे ऐसा। अरे लाइटिंग के टाइम पे बताया तो था, बादलों की गड़गड़ाहट होती है थंडर स्टॉर्म के टाइम पे, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। हम कंसीडर, अब यहाँ का जो न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज रह जाता है फालतू, तो नेट चार्ज इस एटम में क्या होगा? पॉजिटिव ज्यादा रहता है। लेकिन हम कंसीडर ये करते हैं कि जितना नेगेटिव इधर आता है दूसरे सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव पहुंच जाता है। अब ये तब तक आते रहेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है उतना ही, जब तक अंदर नहीं इंड्यूस हो जाता। जैसे ही ई अंदर भी उतना ही बन जाएगा
और बाहर वाला क्या था, बाहर वाला ई है, अंदर भी ई, तो अंदर लास्ट में क्या मिलेगा हमें, 0। ऐसे नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर एंटर ही नहीं करती, शुरू में एंटर करती हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, बहुत माइनर टाइम के लिए। वो तब तक करती हैं जब तक जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल बन जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, 0। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होती। मैं बता चुका हूं। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 प्रॉपर्टी बोली थी मैंने, जिसमें इस बात को क्लियर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दूसरी बोली थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू इंफिनिटी। एक में पॉजिटिव से इंफिनिटी बोला था, एक में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज बोला था। अगर नेगेटिव एब्सेंट होता है तो उसे कहां कंसीडर करते हैं कि ये कहीं पे नेगेटिव को सर्च करते ढूंढते ढूंढते कहां पे पहुंचता है, इंफिनिटी पर। लेकिन रियलिटी ये है कि वो तब तक चलती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, है ना। एक ये भी बात बोली थी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचती है आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होती। तो खैर यहाँ पे ये बात सबको समझ आ गई, मैं समझता हूँ, कई बार बोल चुका इसको। तो जैसे हमने इसके पास में रखा तो इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ अपोजिट फेस पर। जो फर्दर फेस है, देखो इस प्लेट का एक फेस, जैसे हम ये कॉपी की बात करूं अभी, तो ये इस तरह से है प्लेट, सामने से देखोगे एरिया है, इस तरह से देखें अगर मैं इसको इस वे में रखते हैं तो लाइन दिखाई देती है। तो इस पर पॉजिटिव है दोनों साइड। जैसे इसके पास दूसरी भी रखते हैं तो इस सरफेस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव, और पीछे वाले सरफेस पर पॉजिटिव, इस वे में। अब ये चीज थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर ये पॉजिटिव है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, किसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, कुछ एनर्जी इसकी इन इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कराने के लिए यूज हुई या नहीं हुई, क्योंकि कुछ एनर्जी किसमें चली गई, इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस कराने में। इसका मतलब अब इसका पोटेंशियल V नहीं रहा होगा, बल्कि क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। तो याद रखो, जब V पोटेंशियल था उसमें चार्ज क्यों था, मेरी बात याद रखो जरा। जब V पोटेंशियल है तो चार्ज क्यों है। लेकिन अब वो, और थोड़ी देर के लिए मैथमेटिक्स समझो, 5 कूलम चार्ज है कब, जब इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। थोड़ी देर के लिए समझो, 5 कूलम चार्ज, क्योंकि वैल्यू 5 कूलम, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट। 5 वोल्ट होने पर 5 कूलम है, लेकिन जैसे ही पास में प्लेट रखते हैं ये 5 वोल्ट नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है, 4 वोल्ट रह जाता है। कहां चली गई सर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को इंड्यूस करने में, अट्रैक्ट करने में, इसके अंदर से बाहर निकलने में 4 वोल्ट रहते हैं। लेकिन हाँ जी बोलो सर, अभी रिकनेक्ट करना है। हाँ करना है, बस इस टॉपिक को क्लियर करूं। हाँ बेशक हो गया, वो जैसे ही बंद हो जाएगी तो दोबारा चालू कर देना। ठीक है, सर 10 बजे क्लास है। हाँ 10 बजे ही तो है अभी, तो बेटा 35 ऐसे ही हुआ होगा, 32 है ना, 32। हाँ बस ये 10 मिनट ये टॉपिक क्लियर करूंगा, इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये समझाना में। तो समझो जरा, आप इसको फोकस यहाँ पे करो, टाइम पे नहीं। तो 5 कूलम है और ये 5 वोल्ट थी, कब तक, जब तक ये सेकंड प्लेट नहीं थी, खाली सिंगल प्लेट है। सिंगल प्लेट के केस में ये वाली कंडीशन, लेकिन जैसे ही वी प्लेस नियर इट अनदर प्लेट, सपोज इसका पोटेंशियल कितना रह जाता है, 4 वोल्ट, लेकिन चार्ज तो अभी उतना ही है ना। इंटरेस्टिंग, क्योंकि चार्ज थोड़ी ना बाहर कहीं पे गया, चार्ज उतना, पोटेंशियल कम। अब थोड़ी